हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस पोएम उपगुप्ता को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें साधु संतों के नेचर के बारे में बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो बस क्षणिक है वो ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, हमारी अच्छी सोच और हमारे अच्छे कर्म ही बाकी रह जाते हैं। और इसीलिए हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अब चलिए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ऑथर के बारे में और समझते हैं और फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है और इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को हुई थी। इन्हें लोग प्रेम से गुरुदेव भी कहते थे और ये एक बंगाली पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत सारे काम करना जानता है। तो ये पोएम्स भी लिखते थे और ये एक पेंटर भी थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे, म्यूजिक भी बजाया करते थे, बहुत सारे काम इन्हें आते थे। इनका सबसे फेमस वर्क गीतांजलि है जिसमें इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और ये पोएम्स बहुत ही सुंदर हैं। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1913 में। अब चलिए हम लोग पोएम के इंट्रोडक्शन को समझते हैं और फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। उपगुप्ता बुद्धा के डिसाइपल थे, यानी एक स्टूडेंट थे बुद्धा के जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। जब वो एक छोटे से शहर में सो रहे थे तो एक बार एक प्रोस्टिट्यूट उनके पास आई और उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर चलकर सो। तब उपगुप्ता ने मना किया और कहा कि जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें विजिट करने आऊँगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो इस पोएम में दो अलग अलग सीन्स बताए गए हैं। लाइन्स 1 से 12 जो है वो फर्स्ट सीन है जो कि रेनी सीजन में होता है और लाइन्स 13 से 22 सेकेंड सीन में है जो कि स्प्रिंग सीजन में होता है जब खूब सारे फूल खिले हुए थे। अब चलिए हम लोग फर्स्ट सीन को समझते हैं। उपगुप्ता ले अस्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। मथुरा शहर में उपगुप्ता जो है वो सो रहे थे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। ही स्लेप्ट इन द डस्ट बिकॉज ही वॉज अ सेंट। तो वो धूल में इसीलिए बेफिक्री से सोए हुए थे क्योंकि वो एक साधु थे और उन्हें किसी भी प्रकार की लग्जरी, वेल्थ, पैसा, कंफर्ट, इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। द नाइट वॉज डिस्क्राइब्ड एज मर्की बिकॉज इट वॉज डार्क। रात को मर्की कहा गया है क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और हर जगह ही काफ़ी अनप्लेजेंट लग रहा था अंधेरे होने की वजह से। इट वॉज द रेनी सीजन, यानी बारिश का मौसम चल रहा था और इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर थे और दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बंद थे। उस समय एक डांसिंग गर्ल अपने घर लौट रही थी और तब काफ़ी डार्क था। तब उसने देखा कि वहाँ पर कोई सोया हुआ है, उसे अपना रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। शी टच्ड उपगुप्ता विथ हर फीट। उसने उपगुप्ता को अपने पैरों से छुआ। He didn't mind her feet touching him since it wasn't deliberate attempt. तो उपगुप्ता को इस बात का बुरा नहीं लगा क्योंकि वो शायद जानबूझकर नहीं किया गया था, अंधेरे की वजह से किया गया था। द डांसर वॉज अट्रैक्टेड बाय उपगुप्ता's ऑस्ट्रेलिया हैंडसम फेस। डांसर को उपगुप्ता का चेहरा बहुत पसंद आया और उसने सोचा कि ये धूल भरी जो ज़मीन है वो इतने सुंदर इंसान के लिए, साधु के लिए ठीक जगह नहीं है सोने के लिए। तो उसने उपगुप्ता से कहा कि मेरे घर चलो। बट ही वॉज अ सेंट, लेकिन वो एक साधु थे और उन्हें कंफर्ट, वेल्थ पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने मना किया और वो उसके घर नहीं गए। He promised her that he would visit her house at an appropriate time। और उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुमसे मिलूँगा और अभी अपने रास्ते जाओ। His words, your way have a special significance। He asked her to go on with her worldly pleasures। तो वो कहते हैं कि अपने रास्ते जाओ। तो यहाँ पर रास्ते जाने का मतलब है अपने घर जाओ और इसका मतलब ये भी है कि तुम जैसे जी रही हो वैसे ही जीती जाओ। She is too young to renounce material and physical pleasures। क्योंकि उपगुप्ता जानते थे कि वो जो डांसर है वो अभी बहुत जवान है और इसीलिए वो दुनियादारी नहीं छोड़ पाएगी।
हर वे वॉज टू एन्जॉय हर सेल्फ, उसका तरीका यही था कि वो अपने आप को एन्जॉय करना चाहती थी। लेकिन उपगुप्ता एक सेंट थे और उन्होंने हर चीज़ को छोड़ रखा था। उनकी जो ज़िंदगी थी वो स्पिरिचुअलिटी के प्रति समर्पित थी और वो एक सिंपल ज़िंदगी जी रहे थे। When the young ascetic had spoken his words, the black night showed its teeth in a flash of lightning and a storm growled from the corner of the sky. तो जब उपगुप्ता ने यानी उस यंग साधु ने अपने शब्दों को कहा, तब अचानक से बिजली कड़की और एक स्टॉर्म यानी एक तूफान उठने लगा। ड्यू टू दिस द डांसिंग गर्ल ट्रेम्बल्ड इन फियर, इस वजह से डांसिंग गर्ल डर गई और कांपने लगी। सेकेंड सीन की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु दिखाई गई है और सारे पेड़ों पर खूब सारे फूल आए हुए थे। हवा जो है वो काफ़ी गर्म हो गई थी और एक अच्छी हवा चल रही थी। हवा के कारण म्यूजिकल साउंड्स क्रिएट हो रहे थे। द सिटीजन्स वेंट टू द ट्रीज एंड टू अटेंड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो जो सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे पेड़ों के पास जा रहे थे, उन फूलों को देख रहे थे मानो वो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द टाउन वॉज साइलेंट एंड देर वॉज नो पासर बाय। तो जो टाउन है वो काफ़ी शांत था, आसपास कोई भी नहीं गुजर रहा था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स लेफ्ट फॉर द वुड्स टू अटेंड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि ज़्यादातर जो भी वहाँ के रहने वाले थे वो जंगल में गए थे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, फूलों के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। उस डांसिंग गर्ल को एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी एंड शी वॉज ड्राइवन अवे फ्रॉम द टाउन, और उसे शहर से भगा दिया गया था क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे छाले आ गए थे। दे वर वेरी पेनफुल, और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी जो बीमारी है वो कंटेजियस भी थी, फैलने वाली भी थी। तो शायद उसे लेप्रेसी हो गई थी। शी ले इन द शैडो ऑफ द सिटी वॉल सफरिंग, और वो शहर की दीवार की छाया में पड़ी हुई थी। शी शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय समवन, तो उसकी देखरेख करने के लिए कोई तो होना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं था। उसे एक अटेंडेंट की यानी किसी देखभाल करने वाले की ज़रूरत थी। द टाइम फॉर द एसेटिक उपगुप्ता हैड कम टू सर्व हर, और उपगुप्ता की बारी आ गई थी कि वो जाकर उसकी मदद करे, उसकी सेवा करे, और इसीलिए वो वहाँ आए। ही सैट बाय द साइड ऑफ द सफरिंग वूमेन, उस तड़पती हुई औरत के पास वो बैठ गए और उसका जो सर था वो उन्होंने अपने घुटनों पर ले लिया और उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसके जो छाले थे उन पर कुछ बाम लगाया, कुछ दवाई लगाई और बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर की। द डांसिंग गर्ल आस्क्ड हु द मर्सीफुल वन वॉज, तब उस डांसिंग गर्ल ने उन्हें पहचाना नहीं और पूछा कि आप कौन हैं। ही वॉज उपगुप्ता। He said that it was the right time for him, तो उन्होंने बताया कि वो उपगुप्ता हैं और वो सही समय आ गया है कि वो उसे विजिट करें। Because the duty of an ascetic was to render service to humanity, क्योंकि एक साधु की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि वो ह्यूमैनिटी इंसानियत की सेवा करें। तो ये थी पोएम। अब चलिए हम लोग इस पोएम के थीम्स को समझ लेते हैं और एनालाइज भी कर लेते हैं। द पोएम उपगुप्ता एस्टैब्लिशेस द इम्परमानेंस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। तो ये जो पोएम है उसमें इम्परमानेंस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स यानी जितने भी हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस से जितना भी प्लेजर हम लेते हैं, कोई चीज़ देखने का, खाने का, ये सुनने का, ये सारी चीज़ें इम्परमानेंट है, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और हम जो दुखी रहते हैं, सोरो का जो रूट कॉज है वो है अटैचमेंट टू मटेरियल प्लेजर्स। तो दुनिया की चीज़ों से हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि हमें दुखी होना पड़ता है जब वो चीज़ें हम खो देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स ही इस पोएम की मेन थीम है। टैगोर achieves this through the incidents in the life of a dancing girl and her meeting with an ascetic called उपगुप्ता। टैगोर ने बहुत ही ब्यूटीफुली उस डांसिंग गर्ल और उपगुप्ता के एग्जाम्पल से हमें इस पोएम की थीम को समझाया है। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी और थीम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।